Hey, hi everyone. So I'm proceeding with the part 2 of this chapter. Obligation with respect to employees, including senior management, KMP, directors and promoters. इसमें कंटेंट में पहले जो ये सब दिया हुआ है ना, ये तो अपना देखा हुआ है सारा. देखिए, बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट 4 times a year, मैक्सिमम टाइम गैप होना चाहिए 120 days बिटवीन एनी टू मीटिंग्स. हम लोगों ने देखा था. कोरम ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी एंड ऑफ टॉप 2000 listed entity with effect from April 1, 2020 shall be 1/3 of its total strength or 3 directors whichever is higher. ये आई थिंक न्यू है. ओके. एंड इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. मीन्स ये जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी होंगे, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी होंगे, इनका कोरम होगा 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर्स विचेवर इज हाई. ठीक है. और कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होने ही चाहिए. हाँ, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम होने चाहिए. नाउ द पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बाय एनी अदर ऑडियो विजुअल मीन्स शैल ऑल्सो बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ सच कोरम. कोई डायरेक्टर जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या बाय ऑडियो विजुअल मीन्स, तो उन्हें भी काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कोरम. नाउ टॉप 1000 एंड 2000 एंटिटी शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप. कितनी बार ये बात बताएंगे पता नहीं. एट द एंड ऑफ इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. Now the directors of the listed entities shall comply with following conditions with respect to the maximum number of directorship, including any alternate directorship. ये भी हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है. ठीक है, एक बार फिर देखते हैं. A person shall not be director in more than 8 and in not more than 7 from April 1, 2020. और ये it may be noted that not serve as independent director in more than 7 listed entity. इसके बाद बताइए क्या आने वाला है. एक और आगे ऐसा रिक्वायरमेंट देखे थे कि कुछ ऐसा होगा तो 3 कंपनी से ज़्यादा में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते. यहाँ पे 7 दिया हुआ है ना, ये कंडीशन आगे जाके बन जाएगा 3. देखिए दिया हुआ है ना, ये हम लोग पहले कवर किए हुए थे, इसलिए मुझे याद है कि नॉट विथ स्टैंडिंग द अबव, अगर कोई पर्सन ऑलरेडी सर्व कर रहा हो किसी लिस्टेड एंटिटी में एज अ होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर, तो शैल सर्व एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन नॉट मोर देन 3 लिस्टेड एंटिटी. ठीक है. Now for the purpose of above mentioned provision, the count of number of listed entity, हम लोग listed entity उसको मानेंगे इसका equity share listed होगा on the stock exchange. Till now it was almost similar to which we have already covered. Now I think it is something new. See, a director shall not be a member in more than 10 committees or act as chairperson of more than 5 committees across all listed entity in which he is director. Board की जो committees form होती है ना, either under LODR regulation or Companies Act like stakeholder relationship committee, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, तो एक डायरेक्टर जो होते हैं वो नॉट मोर देन 10 कमिटीज़ के मेंबर, मतलब वो नहीं बन सकते. ओके. शैल नॉट बी अ मेंबर इन मोर देन 10 कमिटीज़ और एक्ट एज अ चेयरपर्सन ऑफ मोर देन 5 कमिटीज़. अगर वो कमेटी के मेंबर है तो मैक्सिमम 5 कमेटी के मेंबर रह सकते हैं अक्रॉस ऑल लिस्टेड एंटिटीज़ इन विच ही इज़ अ डायरेक्टर. ठीक है. Furthermore, every director shall inform the listed entity about the committee positions he occupies in other listed entities and notify changes as and when they take place. मीन्स जितने कंपनी में वो डायरेक्टर है ना, हर कंपनी को वो बता के रहेंगे कि मैं उस लिस्टेड एंटिटी में भी चेयरपर्सन हूँ या उस लिस्टेड एंटिटी के कमेटी का मेंबर हूँ. ओके. और जैसे जैसे उस पोजीशंस में चेंजेस आएंगे, ही नीड टू अपडेट टू द लिस्टेड एंटिटी वेयर ही इज़ डायरेक्टर. Now for the purpose of considering this limit of committees on which director can serve, हम लोग all public limited company को consider करेंगे whether listed or not. ठीक है. Shall be included and all other company including private limited company, foreign company and companies under section 8 shall be excluded. ठीक है. समझ में आया कि कौन सा included, कौन सा excluded. See, यहाँ से पढ़ते हैं that for the purpose of considering the limit of committee on which a director can serve, all public limited company whether listed or not shall be included. ठीक है. यहाँ पर एक बाउंड्री दे दीजिए, यहाँ तक इंक्लूडेड था. ठीक है. एंड ऑल अदर कंपनी जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फॉरेन कंपनी, कंपनी अंडर सेक्शन 8 दैट मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शैल बी एक्सक्लूडेड. And for the purpose of requiring the limit under this subclause, chairperson membership of the audit committee and stakeholder relationship committee alone shall be considered. This means to say that if you are holding membership or chairpersonship of audit committee and stakeholder relationship committee, both shall be considered separately.
Now see, the board shall periodically review compliance report of all law applicable to the listed entity prepared by the listed entity as well as steps taken by listed entity to rectify instance of non-compliances. ये जो बोर्ड होंगे ना, बोर्ड मेंबर्स दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो रिव्यू करेंगे कंप्लायंस रिपोर्ट. कंप्लायंस रिपोर्ट मीन्स जितने भी लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं लिस्टेड एंटिटी पे उनका प्रॉपरली कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, उसका एक रिपोर्ट बनता है. ठीक है, उस रिपोर्ट को कंप्लाई करेंगे, प्लस पहले जो नॉन कंप्लायंस हुआ है उसके रिलेटेड क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं बाय listed entity to rectify the same. Now the next point relates to independent director and it is telling that independent director shall be held liable only in respect of such act of omission or commission by the listed entity which had occurred with his knowledge. Okay, see, अगर कुछ ऐसा मिस्टेक होता है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम लोग लाइबल तभी बोलेंगे इफ़ अगर वो मिस्टेक हुआ होगा विथ हिज नॉलेज, मीन्स उनको पता होगा दैट दिस थिंग इज happening, attributable through board processes and with his consent or connivance, or where he had not acted diligently with respect to provision contained in LODR regulation. मीन्स वो बिल्कुल उनके कंसेंट से हुआ हो, बिल्कुल उनके सहयोग से हुआ है, और वेयर ही हैड नॉट एक्टेड डिलीजेंटली मीन्स क्लियर पता चल रहा है कि वो तरीका से उस काम को कर सकते थे बट ही हैव नॉट डन, राइट. सो in this case we will held liable independent director for any act of omission or commission by the listed entity. Okay, when the same has been occurred with his knowledge, with his consent, with his connivance, and where he had not acted diligently. After that, जितनी senior management है, they need to make disclosure to the board relating to all material, financial and commercial transaction where they have personal interest. They may have a potential conflict with interest of the company at large. कहता है कि सीनियर मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. क्या? तो ऑल द मटेरियल, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शन वेयर दे हैव पर्सनल इंटरेस्ट. कुछ ऐसे पर्सनल ट्रांजैक्शन है अगर लिस्टेड एंटिटी के साथ जहाँ पे उनका कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है. ओके, मीन्स दैट मे अफेक्ट देयर इंडिपेंडेंस. दोज ट्रांजैक्शन नीड टू बी डिस्क्लोज टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय सीनियर मैनेजमेंट. See, now the next para is interesting. कहता है no employee including KMP or director or promoter of a listed entity shall enter into any agreement for himself or on behalf of any other person with any shareholder or any other third party with regard to compensation or profit sharing in connection with dealing in the security of such listed entity. See, it means to say that कोई भी की मैनेजरल पर्सन या डायरेक्टर या प्रमोटर या कोई एम्प्लॉय ऐसे अग्रीमेंट में किसी इंसान के साथ इंटर नहीं करेंगे दैट ये जिस लिस्टेड एंटिटी में ये लोग एम्प्लॉय है या KMP है या डायरेक्टर है उस लिस्टेड एंटिटी के शेयर में डील करके अगर प्रॉफिट हुआ तो हम लोग प्रॉफिट शेयर कर लेंगे. ठीक है, मीन्स सी, ये जो लिखा हुआ है KMP या डायरेक्टर, चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं प्रोमोटर का. दैट मैं एक लिस्टेड एंटिटी का प्रोमोटर हूँ, ठीक है, और मैंने एक आदमी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, मैं जिस लिस्टेड एंटिटी में प्रोमोटर हूँ उसके ही शेयर का, दैट इस शेयर को परचेज या सेल करके जो भी प्रॉफिट होगा वी विल शेयर. ओके, तो ऐसे एग्रीमेंट में एंटर नहीं करना है. बट हाँ, देयर इज एक्सेप्शन अनलेस प्रायर अप्रूवल फॉर द same has been obtained from the board of directors as well as public shareholders by way of an ordinary resolution. ऐसे एग्रीमेंट में भी इंटर किया जा सकता है बट आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एज पब्लिक शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. फर्दर इट इज टेलिंग दैट अगर वैसे कुछ एग्रीमेंट इंटर किए गए ना तो अब वो चाहे अभी वो वैलिड हो या एक्सपायर हो गया हो, इंटर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस सब रेगुलेशन shall be disclosed to the stock exchange for public dissemination. कहते हैं ये जो सब रेगुलेशन आया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस कि आप एग्रीमेंट नहीं एंटर कर सकते हो, इसके आने के प्रीसीडिंग 3 years तक कोई भी वैसा एग्रीमेंट अगर एंटर किया गया हो यू नीड टू डिस्क्लोज द सेम टू स्टॉक एक्सचेंज. प्लस इफ़ यू हैव एनी एग्रीमेंट दैट इज सबसिस्टिंग एज ऑन द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस सब रेगुलेशन. ये जो सब रेगुलेशन है ये जिस दिन मतलब इंट्रोड्यूस किया गया उस दिन अगर कोई एग्रीमेंट आपका वैलिड है, दैट इज सबसिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, so that agreement shall be placed for approval before the board of directors in the forthcoming board meeting. ऐसा रिक्वायरमेंट होगा दैट आने वाले बोर्ड मीटिंग में यू नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर दैट agreement. Now after approval in the board meeting it may further noted that if board of directors approve such agreement now the same shall be placed before the public shareholder for approval by way of an ordinary resolution in the forthcoming general meeting. After that it may also be considered that all interested persons involved in the transaction covered under the agreement shall abstain from voting in the general meeting. Means उस general meeting में जितने भी interested person होंगे, that means person involved in that agreement, ठीक है, उनको वोट करने का राइट नहीं होगा. बिलो द एक्सप्लेनेशन इज गिवन फॉर दैट इंटरेस्टेड पर्सन. इट मीन्स दैट पर्सन होल्डिंग वोटिंग राइट इन द लिस्टेड एंटिटी
and who in any manner interested in the agreement or proposed agreement. Okay. Now the next point is about independent director who resigns or is removed from the board of directors of the listed entity shall be replaced by a new independent director at the earliest, but not later than the immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy, whichever is later. दिस पॉइंट सेज दैट अगर किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया या उनको रिमूव कर दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, तो उनको रिप्लेस कर लिया जाएगा, करना चाहिए एट द अर्लीस्ट, मीन्स जितना जल्दी से जल्दी हो, बट द मैक्सिमम लिमिट विच इज प्रोवाइडेड इज़ द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर, नॉट अर्लियर. ओके, जो अगला बोर्ड मीटिंग हो या तो 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर, it is the maximum limit upon which we have to fulfill the requirement, or we can say that replace that outgoing independent director. See, it may be noted that where the listed entity fulfills the requirement of independent director in its board, कहता है कि अगर एक independent director के जाने से जो minimum independent director का requirement है ना, वो अगर कम मीन्स वो हिट नहीं हो रहा है, ओके, स्टिल द कंपोजिशन हैव एडिक्वेट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इन दैट केस इवन विदाउट फिलिंग द वैकेंसी क्रिएटेड बाय सच रेजिग्नेशन और रिमूवल एज द केस में बी, द रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट बाय न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट अप्लाई. कहता है ये जो यहाँ पे रिज़ाइन करके गए ना, ये जो रिज़ाइन करके गए या जिनको रिमूव कर दिया गया, उनके अलावा भी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन लिमिट के मीन्स लिमिट के अगर ऊपर है, मीन्स कंप्लायंस प्रॉपरली कंपोजिशन का हो रहा है, इन दैट केस ये रिप्लेस करने का जो यहाँ पे लिमिट हम लोगों ने पढ़ा, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी, ये अप्लाई नहीं होगा, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन कि द लिस्टेड एंटिटी फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन इट्स बोर्ड. And the last point is the board of directors of the listed entity shall satisfy itself that plan are in place for orderly succession for appointment to the board and to senior management. मीन्स जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उनके लिए प्रॉपर सक्सेशंस प्री डिसाइडेड है कि नहीं, दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नीड टू मेक श्योर. मीन्स प्रमोशन और डेजिग्नेशन काइंड ऑफ थिंग व्हेनेवर देयर इज न्यू अपॉइंटमेंट इन द बोर्ड. Now the next heading is meeting of board of directors and pure section 173 of Companies Act is enlisted here. See, this section says that every company shall hold the first meeting of board within 30 days of the date of its incorporation. Means company incorporate हुई, certificate of incorporation में जो date लिखा हुआ है that is date of incorporation, and within 30 days of that date, within 30 days, that company shall hold the first meeting. Okay. And thereafter hold a minimum number of 4 meetings of its board of directors every year in such a manner that not more than 120 days shall intervene between 2 consecutive meetings of the board. Again this means that कम से कम 4 मीटिंग करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और इस तरह करना है कि 2 मीटिंग के बीच में, 2 लगातार मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज़्यादा का गैप ना हो. आफ्टर दैट 1 सेकेंड, हाँ, इट मे बी नोटेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट द प्रोविज़न, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ नोटिफिकेशन इशू करेंगे कि ये जो प्रोविज़न था ना, जो अभी पढ़ा हम लोगों ने कि कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए और किसी 2 मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नोटिफिकेशन इशू कर सकती है दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सब सेक्शन दैट इज 173 सब सेक्शन 1 shall not apply in relation to any class or description of company or shall apply subject to such exceptions, modifications or conditions as may be specified in the notification. मीन्स एक ऐसा नोटिफिकेशन निकालेगी जिसमें कुछ क्लास ऑफ कंपनी को प्रिस्क्राइब करेगी या डिस्क्राइब करेगी दैट इन सारे कंपनी पे ये रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होना है, या तो कुछ एक्सेप्शंस के साथ या कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ या कुछ कंडीशंस के साथ अप्लाई होना है. ओके, नाउ विथ रेफरेंस टू दिस पैरा ओनली दैट मैंने बोला ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं, तो देखिए इट हैज़ बीन नोटिफाइड दैट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी section 173(1) shall apply only to the extent that board of directors of such company shall hold at least 1 meeting within every 6 calendar months. मीन जो सेक्शन 8 कंपनी है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले कंपनी, उनको साल में 4 मीटिंग नहीं करना है, उनको एटलीस्ट 1 मीटिंग करना है विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स. See, further it may be noted that in case of specified IFSC public and private company, that means International Financial Service Center company, it shall hold the first meeting of board of directors within 60 days of its incorporation. General requirement क्या है? Within 30 days of its incorporation. But in case of IFSC public and private company is specified that limit is of 60 days, and thereafter hold at least 1 meeting of board of directors in each half of a calendar year. Right. So these 2 paras are the notified case by central government where the requirement given under section 173(1) has been modified to
दिस सेक्शन 8 कंपनी एंड स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। अब ये तो रिक्वायरमेंट की बात थी। ऑडिटर चेक कैसे करेंगे दैट ये जो 4 बार बोर्ड मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट है और 120 डेज़ के का गैप नहीं होना चाहिए, 120 डेज से ज़्यादा का गैप, ये ऑडिटर हाउ द ऑडिटर विल इंश्योर द सेम। सी कहता है कि LODR रेगुलेशन और सेक्शन 173 दोनों में रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 4 टाइम्स ईयर बोर्ड मीटिंग करने का और मैक्सिमम टाइम गैप एक्सीड नहीं होना चाहिए 120 डेज, ठीक है। Now the auditor should ascertain from the minutes book of the board meeting whether board meetings were held at least 4 times a year with a maximum time gap of 120 days। जब हम मिनट्स देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका डेट क्या है, और जब हम पिछले वाले बोर्ड मीटिंग का मिनट्स देखेंगे तो उससे मुझे लास्ट मीटिंग का डेट पता चलेगा, राइट। सो बाय दिस वी कैन कैलकुलेट दैट 120 डे से ज़्यादा का डिफरेंस था या नहीं, ओके। So the auditor should also ascertain whether the minimum required information was made available to the board। जो मिनिमम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो बोर्ड को अवेलेबल कराया गया या नहीं। सो बेसिकली दिस मीन टू से दैट आपको मिनट बुक चेक करना है बोर्ड मीटिंग का फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining दैट वेदर एटलीस्ट 4 times द बोर्ड हैज़ met or not and whether there was the maximum gap of 120 days between 2 consecutive meetings। Other than this the auditor should also ascertain वो जो chairperson वाला था ना condition that director of the company is not a member in more than 10 committees or is acting as a chairman of more than 5 committees। See member 10 कमेटी के हो सकते हैं, चेयरपर्सन 5 कमेटी के ही हो सकते हैं, इसे चेक करना है ऑडिटर को, ठीक है। हम लोगों ने पहले रिक्वायरमेंट में देखा था across all companies in which he is a director a suitable declaration from a director should be obtained to this effect। और इसके इफेक्ट में क्या करेंगे ऑडिटर, he will ask to the director to give declaration that आप कितने कंपनी में कमेटी के मेंबर हो और कितने कंपनी में कमेटी के चेयरपर्सन हो, राइट। दिस information should be verified from the mandatory annual requirement for every director to inform the company about the committee position he occupies in other companies as well as from the changes notified by the directors as and when they take place। You may also remember that हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि डायरेक्टर को अपने लिस्टेड एंटिटी को जहाँ जहाँ वो डायरेक्टर है उनको ये इन्फॉर्म करना पड़ता है दैट दूसरे लिस्टेड एंटिटी में कहाँ कहाँ पे वो कमेटी के मेंबर है, कहाँ कहाँ पे वो चेयरपर्सन है, ओके। सो ये जो डिक्लेरेशन डायरेक्टर से लेगा ना, तो इस इंफॉर्मेशन को द ऑडिटर विल को रिलेट फ्रॉम दोज submissions which the director have made to the listed entity about their positions, okay। So यहाँ से auditor will check the information provided by director। Now the next topic pertains to compliance of SA 250 that is consideration of laws and regulations in an audit of financial statement। Means आप जब financial statement की audit करते हो तो you need to consider that what law and regulations has been applicable and whether the same has been complied or not। देखिए कहता है for the purpose of reviewing the compliance report I have told you that compliance report means whatever law is been applicable and whether compliance has been made or not, इस पर एक रिपोर्ट बनता है, उसे ही हम लोग compliance report कहते हैं। So जब ये compliance report को review करता है ना, तो for the purpose of reviewing compliance report of all law applicable to the company, the said reports prepared by the company as well as steps taken by company to rectify instances of non-compliance the auditor should take into consideration as a 250। जब उस compliance report को auditor review कर रहा है या उस इंस्टेंस को रिव्यू कर रहा है जो कि कंपनी ने लिया है टू रेक्टिफाई नॉन कंप्लायंसेस, पहले कुछ नॉन कंप्लायंसेस हुआ था उसे रेक्टिफाई करने के लिए जो भी स्टेप्स कंपनी ने लिया है। सो वाइल रिव्यूइंग दैट कंप्लायंस रिपोर्ट द ऑडिटर शैल टेक इनटू कंसिडरेशन एज ए 250। दैट मीन्स कभी भी आपको अगर ऐसा पॉइंट आए ना दैट कंप्लायंस रिपोर्ट को रिव्यू करना है फ्रॉम ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो इन दैट केस यू विल कोट एज ए 250 फॉर श्योर, राइट। Now it is the management responsibility to ensure that company operation are conducted in accordance with law and regulation। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा जो कंपनी है वो बिल्कुल लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस रेस्ट विद द मैनेजमेंट। नॉन कंप्लायंस से प्रिवेंशन हो और नॉन कंप्लायंस की डिटेक्शन हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, मैनेजमेंट की। ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इज़ लिमिटेड टू वेरिफिकेशन दैट मैनेजमेंट हैज़ टेकन सुइटेबल स्टेप्स एंड हैज़ पुट इन प्लेस पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू इंश्योर कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन एंड टू डिटेक्ट डिविएशन फ्रॉम सच प्रोसीजर। कहता है कि ऑडिटर का ड्यूटी सिर्फ इतना है कि वो वेरीफाई कर ले कि मैनेजमेंट ने सुइटेबल स्टेप्स तो लिया है, प्रॉपर पॉलिसीज प्रॉपर प्रोसीजर तो लगाया टू इंश्योर कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन। और ये जो बात किया जा रहा है ना इन सबका पुट इन प्लेस पॉलिसीज प्रोसीजर्स, इसी को हम लोग इंटरनल कंट्रोल कहते हैं जो मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करता है फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग नॉन कंप्लायंस,
right? So auditor need to check that whether proper internal controls are there in the company or not. After that, the auditor should obtain written representation that management has disclosed to auditor all known actual or possible non-compliance with law and regulation whose effect should be considered when preparing फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इस बात का हम लोग मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे, मतलब उनसे रिटर्न में ले लेंगे कि उन्होंने हमें डिस्क्लोज कर दिया है जितना भी उनको पता था कि क्या क्या नॉन कंप्लायंस हुआ है, नॉन कंप्लायंस with law and regulation, and whose effect should be considered when preparing financial statements. So basically in this para we have seen that when it comes to review compliance report, auditor will apply SA 250, and it is the responsibility of management to prevent and detect the non compliance. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतना है कि वो वेरीफाई कर ले मैनेजमेंट हैज़ टेकन सुटेबल स्टेप्स एंड पुट इन प्लेस द पॉलिसी एंड प्रोसीजर, एंड ही कैन ऑल्सो टेक द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट ही हैव डिस्क्लोज टू द ऑडिटर ऑल नोन actual or possible non-compliance with law and regulation. Moving to the next page, Code of Conduct, Regulation 17(5), 26(3), 46(2), and Part D of Schedule 5. See, the requirements are like board shall lay down a code of conduct for all board members and senior management of the listed entity. Means board of directors जो होंगे वो एक code of conduct रेडी करेंगे. Code of conduct means you can say the set of policy, okay, जिससे मेंबर्स को कंप्लाई करना है, एक सही तरीका काम करने का, ओके, दैट इज़ बेसिकली मीन कोड ऑफ कंडक्ट. तो वो बोर्ड बनाएंगे कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल द बोर्ड मेंबर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी. नाउ सारे बोर्ड मेंबर और सीनियर मैनेजमेंट को अफर्म करना पड़ेगा विद द कोड ऑन एन एनुअल बेसिस. दैट मीन्स द बोर्ड मेंबर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट विल attest that we are complying with the code on an annual basis. Means every year बोर्ड मेंबर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट हैव टू अफर्म, मतलब कि उनको आप समझिए एक तरह से अटेस्ट करना पड़ेगा दैट वी आर कंप्लाइंग विद द कोड. थर्ड इज एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी शैल कंटेन अ डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट साइंड बाय द CEO. जो एनुअल रिपोर्ट होगी ना कंपनी की, उसमें CEO ये डिक्लेरेशन देगा और अपना साइन करेगा रिगार्डिंग द कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट. और जो कोड ऑफ कंडक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे उन्हें वेबसाइट ऑफ कंपनी पे हमें पोस्ट करना है. Code of conduct shall suitably incorporate the duties of independent director as laid down in the Companies Act 13. ये जो code of conduct बनेगा इसमें हमें incorporate करना है कि independent directors की ड्यूटी क्या है as per Companies Act 13. Now here senior management को define करने का कोशिश किया गया है. It is something it means एक step above than board of directors. Okay, see the personnel of listed entity who are members of its core management team ये याद रखना है, excluding board of directors. Normally this would comprise all member of management one level below CEO, MD, whole-time director or manager, and shall specifically include company secretary and chief financial officer. मतलब जब मैं सीनियर मैनेजमेंट की बात करता हूँ ना तो ये एक लेवल बिलो आएंगे देन CEO, MD, WTD और मैनेजर, बट इट इंक्लूड कंपनी सेक्रेटरी एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. मतलब सीनियर मैनेजमेंट में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी आते हैं, और ये जो होते हैं ये कोर मैनेजमेंट टीम के मेंबर होते हैं. कौन? सीनियर मैनेजमेंट. अब ये थी कोड ऑफ कंडक्ट की रिक्वायरमेंट. नाउ ऑडिटर हैव टू असर्टेन दैट ये जो कोड ऑफ कंडक्ट की हम लोगों ने रिक्वायरमेंट देखा दैट बोर्ड को फॉर्म करना पड़ेगा, सारे सीनियर मैनेजमेंट एंड बोर्ड मेंबर्स हैव टू अफर्म ऑन एन एनुअल बेसिस, वेबसाइट पे पोस्ट करना है. ये सब ऑडिटर विल इंश्योर दैट इसके अकॉर्डिंग ही हुआ है. सी द ऑडिटर शुड असर्टेन वेदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ने लेट डाउन किया है या नहीं कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल बोर्ड मेंबर्स एंड सीनियर पर्सनल ऑफ द कंपनी. सेम बात जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था, ये फर्स्ट वाले में फर्स्ट रिक्वायरमेंट देखिए. दिस थिंग द ऑडिटर विल इंश्योर एंड ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द सेम. उस कोड ऑफ कंडक्ट का कॉपी मांग लेंगे ऑडिटर. ऑडिटर विल ऑल्सो वेरीफाई कि बोर्ड मेंबर एंड सीनियर मैनेजमेंट हैव अफर्म्ड कंप्लायंस विद कोड ऑन एन एनुअल बेसिस. ये वाले रिक्वायरमेंट यहाँ देखिए एरो सेकेंड नंबर, ठीक है. एंड वेदर द कोड हैज़ बीन पोस्टेड ऑन कंपनीज वेबसाइट, ये फोर्थ नंबर रिक्वायरमेंट. मीन्स एक बार रिक्वायरमेंट आपको बताया जा रहा है दैट व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट एज पर LODR रेगुलेशन, एंड इन द सेकेंड पार्ट आप ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट में ऑडिटर को ये सारा कुछ चेक करना है. ठीक है, सिंपल है ना. सी विजिल मैकेनिज्म, इसके बारे में मैं आई थिंक पार्ट 1 में मैंने 1-2 बार बोल दिया होगा दैट विजिल मैकेनिज्म वी विल कवर लेटर. तो फाइनली द टाइम केम. The regulations involved are 22, 46 and Part C of Schedule 5. So let's start the WISIL mechanism, and the first point is the listed entity shall establish a WISIL mechanism for director and employee to report genuine concern. As I told you that WISIL mechanism को establish करने का पर्पस ये होता है दैट कोई एम्प्लॉय या कोई डायरेक्टर को अगर पता है कि कुछ कंसर्न काइंड ऑफ थिंग है, कुछ फ्रॉड अगर कंपनी में हो रहा है तो दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू
द चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमिटी और एनी हायर अथॉरिटी। तो कहता है कि लिस्टेड एंटिटी जो है उनको स्टैब्लिश करना है विजिल मैकेनिज्म अपने डायरेक्टर और एम्प्लॉय के लिए टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न। Now see, this mechanism should also provide for adequate safeguard against victimization of director, employee or any other person who avail the mechanism। अब जो आदमी कंप्लेन कर रहा है उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो उनके सेफगार्ड मीन्स उनके लिए एडिक्वेट सेफगार्ड प्रोवाइड करना है, प्लस एंड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमिटी इन अप्रोप्रिएट और एक्सेप्शनल केसेस। The listed entity need to design the vigil mechanism in a way so that the employee or director who are using that mechanism get a direct access to the chairperson of the audit committee। बीच में किसी और पर्सन का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसका जो पर्पस है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, एंड द डिटेल्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच मैकेनिज्म शैल बी डिस्क्लोज बाय द कंपनी ऑन इट्स वेबसाइट एंड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। बस इतना ही रिक्वायरमेंट है। पहला पॉइंट में हम लोगों ने देखा दैट इस्टेब्लिश करना है विजिल मैकेनिज्म, सेकेंड में देखा कि एडिक्वेट सेफगार्ड देना है और डायरेक्ट एक्सेस देना है टू द chairperson, and in third point we have seen that it should be disclosed by the company in its website as well as board's report. Yeah, now the next requirement is subsidiary of listed entity. We will basically discuss in this part the material subsidiary of listed entity। See, regulation 16C says that material subsidiary का मतलब होता है ऐसी subsidiary जिसका income या नेटवर्थ एक्सीड करता हो 10% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ रिस्पेक्टिवली। मीन्स अगर कोई ऐसी सब्सिडरी है जिसका इनकम इज़ मोर देन 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और जिसका नेटवर्थ इज़ मोर देन 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड नेटवर्थ, दैट वुड बी कॉल्ड एज मटेरियल सब्सिडरी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। नाउ ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स सब्सिडरी इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, मतलब कि वो ये जो इनकम और नेटवर्थ का रिक्वायरमेंट देखना है वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर में देखना है। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ द लिस्टेड एंटिटी शैल फॉर्मुलेट अ पॉलिसी फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियल सब्सिडरी। मीन्स हर एक लिस्टेड एंटिटी को पॉलिसी बनाना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द मटेरियल सब्सिडरी ऑफ द सेम। आफ्टर दिस रेगुलेशन 24 provides that at least one independent director on the board of director of the listed entity shall be director on the board of director of an unlisted material subsidiary whether incorporated in India or not। कहता है एक आपका अगर मटेरियल सब्सिडरी है और वो अनलिस्टेड है, ठीक है, तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि लिस्टेड एंटिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर है। सी, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी शैल बी डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी। मीन्स जो लिस्टेड एंटिटी का जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी का डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, और वो अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी इधर इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हो या वो फॉरेन कंपनी हो, ये रिक्वायरमेंट आपको कंप्लाई करना है। दैट एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड एंटिटी के बोर्ड के अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी के बोर्ड में डायरेक्टर होने चाहिए। अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन सेज दैट, जैसे हम लोगों ने अभी मटेरियल सब्सिडरी का देखा था कि 10% की रिक्वायरमेंट थी ना यहाँ पे, कहता है ये रेगुलेशन 24 के लिए, ये वाले रिक्वायरमेंट के लिए notwithstanding anything to the contrary contained in regulation 16, मीन्स ये 16 को इग्नोर करते हुए मटेरियल सब्सिडरी का मतलब होगा सब्सिडरी जहाँ पे 20% एक्सीड कर रहा हो इनकम और नेटवर्थ, ओके, इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। सो इफ़ वी टॉक अबाउट रेगुलेशन 16 then we have to see 10% वाला criteria, and if we talk about regulation 24 then we have to see 20% वाला criteria। Now the next is the audit committee of the listed entity shall also review the financial statement, in particular the investment made by the unlisted subsidiary। जो ऑडिट कमेटी है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रिव्यू करना है और स्पेशली देखना है इन्वेस्टमेंट मेड बाय द अनलिस्टेड सब्सिडरी। द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडरी शैल बी प्लेस्ड एट द बोर्ड मीटिंग ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। एक लिस्टेड एंटिटी के जितने भी सब्सिडरी है जो कि अनलिस्टेड है, ओके, उनके बोर्ड ऑफ मीटिंग्स के मिनट्स को लिस्टेड एंटिटी के बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट किया जाएगा। द मैनेजमेंट ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडरी शैल पीरियडिकली ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस एंड अरेंजमेंट इंटर्ड इनटू बाय द अनलिस्टेड सब्सिडरी। कहता है ये जो अनलिस्टेड सब्सिडरी है ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमेशा लिस्टेड एंटिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नोटिफाई करना है about statement of all significant transaction and arrangement entered into by the unlisted subsidiary। now ये जो statement of significant transaction है, यहाँ जो significant transaction word यूज़ किया, इसका मतलब क्या है कि the term significant transaction or arrangement shall mean any individual transaction or arrangement
that exceeds or is likely to exceed 10% of total revenue or total expense or total asset or total liability as the case may be of the unlisted subsidiary of the immediately preceding accounting year. कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन में इंटर किए हो जहाँ की ट्रांजैक्शन का अमाउंट है, द अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन एक्सीड 10% ऑफ या तो रेवेन्यू या तो एक्सपेंस या तो टोटल एसेट या तो टोटल लायबिलिटी ऑफ दैट अनलिस्टेड सब्सिडरी. So in that case, it would be considered as a significant transaction or arrangement, and the details relating to those transaction, the unlisted subsidiary need to notify the board of directors of listed entity. आफ्टर दिस कंपनी को पॉलिसी बनाना है फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियल सब्सिडरी, हम लोग देखे ऑलरेडी, और उस पॉलिसी को कंपनी के वेबसाइट पे और देयर शैल बी प्रोवाइडेड इन द एनुअल रिपोर्ट. मीन्स पहले तो कंपनी के वेबसाइट पे पोस्ट करना है पॉलिसी फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियल सब्सिडरी और उसका वेब लिंक को प्रोवाइड करना है इन एनुअल रिपोर्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड इट इज़ टेलिंग दैट एक लिस्टेड एंटिटी कभी भी डिस्पोज नहीं करेगा अपना शेयर इन इट्स मटेरियल सब्सिडरी जो कि उसका शेयर होल्डिंग रिड्यूस हो जाए to less than 50% or cease the exercise of control over the subsidiary without passing a special resolution in its general meeting. देखिए कहने का मतलब है कि एक लिस्टेड एंटिटी का जो मटेरियल सब्सिडरी है ना, उस मटेरियल सब्सिडरी का शेयर वो डिस्पोज नहीं करेगा. मतलब कि उस मीन्स इतना क्वांटिटी में हमें नहीं बेच देना है कि हमारा जो शेयर होल्डिंग है वो 50% से कम हो जाए या हम उस पर कंट्रोल ना एक्सरसाइज कर पाए. हम लोग ऐसा तभी करेंगे, मीन्स वी विल सेल द शेयर ऑफ आवर मटेरियल सब्सिडरी सो दैट आवर शेयर होल्डिंग विल रीच लेस देन 50% ओनली बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन इट्स जनरल मीटिंग. ठीक है, जब तक स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं करेंगे हम लोग को सेल नहीं करना है, सो दैट द शेयर होल्डिंग विल रिड्यूस फ्रॉम 50%. बट इसका एक एक्सेप्शन है, except in cases where such divestment is made under a scheme of arrangement duly approved by court or tribunal or under a resolution plan duly approved by under section 31 of इंसॉल्वेंसी कोड. कहता है कि अगर वो जो आप सेल कर रहे हैं जो कि आपका शेयर होल्डिंग 50% से नीचे जा रहा है, ये अगर किसी कोर्ट ने किसी अरेंजमेंट के थ्रू अगर फाइनलाइज किया होगा या कोई रिजोल्यूशन प्लान होगा एज पर सेक्शन 31 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इन दैट केस यू कैन डू दैट. Okay, otherwise if you are planning to sell your shareholding in material subsidiary so that your shareholding will come below 50%, in that case you need to pass special resolution in general meeting. Also such an event has been disclosed to the recognized stock exchange within 1 day of resolution plan being approved. ये IBC के कंटेक्स्ट में बात किया है कि ऐसा अगर कोई प्लान हो तो वो एक दिन के अंदर में डिस्क्लोज करना है स्टॉक एक्सचेंज को. सिमिलरली इन द नेक्स्ट पॉइंट इट इज टेलिंग दैट सेलिंग डिस्पोजिंग, आप अगर बेच रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो या लीज कर रहे हो एसेट अमाउंटिंग टू मोर देन 20% ऑफ द एसेट ऑफ मटेरियल सब्सिडरी ऑन एन एग्रीगेट बेसिस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन. मतलब आपको सेल डिस्पोज या लीज पे एसेट नहीं देना है मोर देन 20%, हाँ मोर देन 20% ऑफ द एसेट ऑफ मटेरियल सब्सिडरी अनलेस इट इज़ अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर. बट इसका भी सेम इसका एक्सेप्शन है, अनलेस वो सेल डिस्पोजल या लीज अगर किसी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ड्यूली अप्रूव्ड बाय कोर्ट हो रहा होगा या तो सेक्शन 31 ऑफ द IBC के अकॉर्डिंग हो रहा होगा. और अगर ऐसा इवेंट हो रहा होगा तो सच इवेंट शैल बी डिस्क्लोज टू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद इन 1 day ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान बीइंग अप्रूव्ड under section 31 of IBC. This para basically means to say that audit committee को listed entity के financial statement का review करना है और स्पेशली जितने भी unlisted subsidiary में investment है वो सारे को चेक करना है, no matter whether that subsidiary is material or not, उसकी place of incorporation क्या है. Without considering anything, the audit committee have to review the financial statement. The next regulation is regulation 24A and it says the secretarial audit of listed entity and its material unlisted subsidiaries. कहता है every listed entity and its material unlisted subsidiaries incorporated in India shall undertake secretarial audit जो कि CS करते हैं, okay, and shall annex with its annual report a secretarial audit report. ये जो annual report जाएगा ना शेयर होल्डर्स को in AGM, उसके साथ secretarial audit report भी अटैच कर दे, given by company secretary in practice. That secretarial audit report would be given by company secretary CS in practice in such form as may be specified with effect from the year ended March 31st, 2019. That means with effect from year ended March 31st, 2019 means 1819 से ऐसा मैंडेटरी हो गया कि हर लिस्टेड एंटिटी को और उसकी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी को जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुए हैं, ओके, सेक्रेटरियल ऑडिट कराना है और एनुअल रिपोर्ट के साथ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट भी अटैच करके भेजना है. और ये जो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट देंगे वो कौन देंगे? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. द
द नेक्स्ट पॉइंट इज टेलिंग दैट वेयर अ लिस्टेड एंटिटी का कोई लिस्टेड सब्सिडरी होगा जो कि खुद भी एक होल्डिंग कंपनी होगा, ओके, दैट मीन्स उसके भी कुछ सब्सिडरी है, तो द अबव प्रोविजन शैल अप्लाई टू द लिस्टेड सब्सिडरी इन सो फार एज इट सब्सिडरी आर कंसर्न, ओके. See, now Regulation 24 requires the audit committee of the listed entity to review the financial statement and in particular investment made by the unlisted subsidiary. This is required in regard to all unlisted subsidiary without reference to materiality or place of incorporation etc. where however the subsidiary of a listed entity is itself a listed entity. Okay, so the next heading is nomination and remuneration committee. इस कमेटी के नाम से ही पता चल रहा है कि दिस कमेटी इज बेसिकली कंसर्न विद डिटरमाइनिंग द remuneration and determining the nomination for the purpose of appointment of key managerial person, directors and all. See, the board of directors of every listed public company shall constitute the nomination and remuneration committee which shall comprise of कम से कम 3 directors, all of whom shall be non-executive directors and at least half shall be independent director. देखिए बात यहाँ पे नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की हो रही है और कहते हैं कि सारे लिस्टेड पब्लिक कंपनी को कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब फॉर्म करना पड़ेगा ये कमेटी जिसका नाम है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी. एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होंगे इसके मेंबर जो कि सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे. एन फॉर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, एन फॉर सारे मेंबर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ओके. और कम से कम हाफ जो होंगे ना वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, मीन्स मोर देन 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे. After that it says that in case of listed entity having outstanding superior right equity shares, 2/3 shall comprise of independent director. Means कोई ऐसी listed entity है जहाँ पे outstanding superior right equity shares है. I already explained that what is outstanding superior right equity shares. Okay, तो उस केस में जो nomination and remuneration कमेटी की composition होगी उसमें 2/3 होंगे कम से कम independent directors. अब चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ये जो कमेटी है इसके जो चेयरपर्सन होंगे वो तो पक्का पक्के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए. द नेक्स्ट पैरा सेज दैट इट मे बी नोटेड दैट चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी नॉट दिस कमेटी, ठीक है, कंपनी के जो चेयरपर्सन होंगे वो चाहे एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, मे बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ दिस कमेटी बट शैल नॉट चेयर सच कमेटी. कहने का मतलब कि कंपनी के जो चेयरपर्सन होंगे ना वो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी के चेयरपर्सन नहीं बन सकते, उसके मेंबर बन सकते हैं बट उसे चेयर नहीं कर सकते. दैट मीन्स ही कांट बी द चेयरपर्सन ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी एज वेल, राइट. नाउ द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी शैल बी ईदर 2 members और 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी विच एवर इज ग्रेटर. देखिए ये जो कमेटी है इसकी भी मीटिंग होती होगी, तो इनके मीटिंग में कोरम क्या होगा? कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू कंडक्ट अ वैलिड मीटिंग, ठीक है. तो वो होंगे 2 मेंबर और 1/3 विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है. इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अटेंडेंस. कहता है कि हर मीटिंग में कम से कम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो आने ही चाहिए. मीन्स आपका कोरम का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, अदर देन दैट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए. और नंबर ऑफ मीटिंग्स की रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 1 ही नहीं यार. ये जो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी है इनको कम से कम साल में एक बार तो अपना मीटिंग करना ही करना है. आफ्टर दैट द रोल ऑफ सच कमेटी इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके. सी द रोल ऑफ सच कमेटी इंक्लूड formulation of the criteria for determining qualification, positive attributes and independence of a director and recommend to the board a policy relating to the remuneration of the directors, KMP and other employees. This means to say पहला रोल जो है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का वो है टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन. मीन्स डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स उनमें क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए और वो कैसे इंडिपेंडेंट होंगे. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक पॉलिसी रिकमेंड किया जाएगा फ्रॉम नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी रिलेटिंग टू द रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, KMP एंड अदर एम्प्लॉयज़. कहने का मतलब कि ये जो कमेटी होगी ये एक पॉलिसी बनाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगी एंड दैट पॉलिसी विल इनलिस्ट दैट व्हाट वुड बी द रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, KMP एंड अदर एम्प्लॉयज़. Okay, let's move to the next page. And the other role of this committee consists of formulation of criteria for evaluation of performance of independent directors and the board of directors. एक criteria बनाया जाएगा that how we will evaluate the performance of independent director and the board of director. See, किसी का भी अगर performance evaluation करना है तो कुछ उसके लिए conditions होते हैं, कुछ उसके लिए criteria होते हैं. तो that criteria will be determined by nomination and remuneration committee. Devising a policy on board diversity. बोर्ड
बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे वो कितने डाइवर्स होने चाहिए, इस पर कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी होगा तो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी विल फॉर्मुलेट दैट। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी विल ऑल्सो आइडेंटिफाई पर्सन जो कि क्वालिफाइड है टू बिकम डायरेक्टर एंड हु मे बी अपॉइंटमेंट इन सीनियर मैनेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया लेट डाउन एंड रिकमेंड टू द बोर्ड देयर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। ये नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का ही काम है कि वो आइडेंटिफाई करे पर्सन जो कि डायरेक्टर बनने लायक है या तो वो सीनियर मैनेजमेंट बनने के लायक है इन अकॉर्डेंस विद द जो भी उन्होंने क्राइटेरिया फॉर्मुलेट किया है, और फिर उसके बाद वो रिकमेंड करेंगे बोर्ड को कि आप इसे अपॉइंटमेंट कर लो। ठीक है, वेदर टू एक्सटेंड और कंटिन्यू द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस एवेल्युएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए, ये जो डायरेक्टर्स का परफॉर्मेंस वैल्यूएशन होता है तो उसका एक रिपोर्ट आता है। ठीक है, दैट रिपोर्ट विल गेट एनालाइज्ड बाय द नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी एंड आफ्टर दैट इट वुड बी डिसाइडेड दैट उनके टेन्योर को एक्सटेंड करना है या उनको वहीं पे टर्मिनेट करना है। ठीक है, एंड द लास्ट रोल ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी इज टू रिकमेंड टू द बोर्ड ऑल रेम्यूनरेशन वॉट एवर फॉर्म पेबल टू सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट के भी रेम्यूनरेशन जो पे होंगे वो भी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी ही रिकमेंड करेगा टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहता है कि चेयरपर्सन जो होंगे इस कमेटी के वो प्रेजेंट रहेंगे एट द एनुअल जनरल मीटिंग टू आंसर द शेयर होल्डर क्वेरीज। However, it would be up to the chairperson to decide who shall answer the queries. It simply means that the chairperson of nomination and remuneration committee is required to be present at the annual general meeting for the purpose of answering shareholder queries. But ऐसा नहीं कि वो chairperson ही आंसर करेंगे, अगर वो चाहे तो वो किसी मेंबर से भी आंसर करा सकते हैं, मेंबर ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी से। ओके, नाउ द नेक्स्ट कमिटी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी डेल्ट बाय रेगुलेशन 20 एंड पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 2। तो इस कमेटी के नाम से हमें पता चल रहा होगा दैट ये स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट में काम करते होंगे ये कमेटी। ठीक है, कहता है कि लिस्टेड एंटिटी को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी टू स्पेसिफिकली लुक इनटू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर। मीन जितने भी सिक्योरिटी होल्डर है ना उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। ओके, इस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसके बाद द रिक्वायरमेंट फॉर कॉम्पोजिशन इज सेम एज नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी दैट एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें से एक कम से कम होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, बट इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी जहाँ पे आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर है तो कम से कम 2/3 ऑफ कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, सी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो थे वो शायद मोर देन हाफ थे। कहाँ पे था लिखा हुआ, 1 सेकेंड, या हाँ, यहाँ पे लिखा था कि एटलीस्ट हाफ शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और 3 डायरेक्टर के रिक्वायरमेंट थे। बट यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं कंपेयर करा रहा हूँ। यहाँ पे एटलीस्ट 3 डायरेक्टर तो है बट विथ एटलीस्ट 1 बिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहाँ पे हाफ वाली रिक्वायरमेंट नहीं है, हाफ से ज़्यादा होने वाली रिक्वायरमेंट नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी में है। ओके, नेक्स्ट इज द सेम लाइक चेयरपर्सन जो होंगे स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के वो प्रेजेंट रहेंगे एट एजीएम टू आंसर क्वेरी ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स। द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी शैल मीट एटलीस्ट, उनको एक बार अपना मीटिंग करना है। द रोल ऑफ द कमेटी शैल इंटर एलिया इंक्लूड द फॉलोइंग। अब इस कमेटी की रोल क्या है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। रिजॉल्विंग द ग्रीवेंसेस ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर के ग्रीवेंस को सॉल्व करना है, मीन्स उनके कंप्लेंट्स को, क्वेरी को सॉल्व करना है। इंक्लूडिंग कंप्लेंट्स रिलेटेड टू ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, नॉन रिसीट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, किन्हीं को अगर एनुअल रिपोर्ट नहीं मिला, नॉन रिसीट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया था बट किसी शेयर होल्डर को नहीं मिला, इशू ऑफ न्यू या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स या जनरल मीटिंग सीटीसी। इतने तरह के जो क्वेरीज होंगे द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी इज इंटाइटल्ड टू रिजॉल्व दैम। Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders. This means whatever the measures being taken by the company for effective exercise of voting rights by shareholder, that would also be reviewed by stakeholder relationship committee. And next is review of adherence to the service standards adopted by the listed entity in respect of various services being rendered by the registrar and share transfer agent. The stakeholder relationship committee also need to check that if any service is being rendered by the registrar and share transfer agent, okay, so whether that service is meeting the service standards or not as adopted by the listed entity. The next is review of the various measures and initiatives taken by the listed entity for
reducing the quantum of unclaimed dividend and ensuring timely receipt of dividend warrant annual report statutory notice by the shareholder of the company. अब जिस कंपनी में ऐसा ज़्यादा हो रहा है दैट डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद पेमेंट नहीं हो रही है या फिर हम लोग एनुअल रिपोर्ट प्रॉपरली टाइम पे शेयर होल्डर्स को नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए जो वेरियस मेजर्स कंपनी लिए है ना और जो भी इनिशिएटिव्स लिए है दैट वुड ऑल्सो बी रिव्यूड बाय स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी. दैट वो जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ करेक्टिंग दोज डेफिशिएंसीज वो सही है या नहीं. So till now was role of stakeholder relationship committee. Now how the auditor will check that requirement of forming stakeholder relationship committee has been met or not. See, auditor ascertain करेगा from the minutes book of board meeting whether a board committee, namely a stakeholder relationship committee, has been set up under the chairmanship of non-executive director to specifically look into redressal of shareholder and investor complaint like transfer of share, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividend, etc. ये जो इतना लिखा हुआ है ना, ये रिक्वायरमेंट हम लोगों ने अभी देखा है, बस उसको ही ऑडिटर एसर्टेन कर रहा है. क्या एसर्टेन किया आप देखिए ध्यान से कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी सेटअप हुआ है या नहीं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के चेयरमैनशिप में टू लुक इनटू द रिड्रेसल ऑफ शेयर होल्डर और इन्वेस्टर के कंप्लेन जैसे कि ये सारे कंप्लेन. ओके, तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है कि नहीं. द ऑडिटर विल एसर्टेन फ्रॉम द मिनट्स बुक ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स. यहाँ पे याद करने के लिए सिर्फ यही है, ये है बस दैट मिनट बुक से ध्यान रखेगा. और हमें स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का रिक्वायरमेंट्स याद रखना है, उनका रोल याद रखना है. बस उस रोल और उस रिक्वायरमेंट को ही ऑडिटर विल एसर्टेन फ्रॉम द मिनट्स बुक ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स. फर्दर द ऑडिटर शुड ऑल्सो एसर्टेन फ्रॉम द मिनट्स बुक ऑफ द कमेटी दैट वेदर सच कमेटी इज प्राइमा फेसी फंक्शनिंग और नॉट. वो कमेटी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, दिस ऑल्सो द ऑडिटर विल डिटरमाइन फ्रॉम द मिनट्स. बिकॉज किसी भी कमेटी या किसी भी मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं उसमें द प्रोसीडिंग्स और वॉट एवर स्टेप्स हैव बीन टेकन इन दैट कमेटी मीटिंग इज बिंग रिकॉर्डेड इन द मिनट्स, राइट. तो इसलिए वो मिनट को वेरीफाई करने के बाद ऑडिटर को पता चल जाएगा दैट वेदर द कमेटी इज फंक्शनिंग और नॉट. After that, the last thing the auditor need to verify is to that auditor will check the records of the committee as well as from the certificate obtained by the listed entity from SEBI and stock exchange, if any, as regard the उसको चेक करना है कि इन्वेस्टर का ग्रीवेंस कितना पेंडिंग है. ओके, अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस ऑफ कंडीशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस ऑफ कंडीशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उस सर्टिफिकेट के डेट तक कितना इन्वेस्टर की ग्रीवेंसेस पेंडिंग है अप टू दैट डेट, राइट. दिस द ऑडिटर नीड टू वेरीफाई. सो दिस वाज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी. एंड कमिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, रेगुलेशन 21. रिस्क मैनेजमेंट कमेटी रिस्क को मैनेज करने वाली कमेटी, ठीक है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंस्टिट्यूट करना है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो होंगे वो होंगे मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इसमें ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि 3 होने चाहिए या 4 होने चाहिए. यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी मेंबर होंगे मेजॉरिटी में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर होने चाहिए. मगर इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी जहाँ पे आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर है, एटलीस्ट 2/3 ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर में हो. दिस इज ओनली स्पेसिफाइड इन केस वेयर द लिस्टेड एंटिटी हैव आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स. और कितना रिक्वायरमेंट है, 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है. अब कहता है चेयरपर्सन जो होंगे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के शैल बी द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी में बी द मेंबर्स ऑफ कमेटी. चेयरपर्सन जो होंगे इस कमेटी के वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ही मेंबर होंगे और सीनियर एग्जीक्यूटिव जो होंगे वो इस कमेटी के मेंबर्स होंगे. रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल डिफाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एंड मे डेलीगेट मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्लान टू द कमेटी. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे ना वो बताएंगे कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का और उनको डेलीगेट करेंगे कि आप रिस्क मैनेजमेंट प्लान को रिव्यू करो एंड सच अदर फंक्शंस एज इट मे डीम फिट. एंड सच फंक्शन शैल स्पेसिफिकली कवर साइबर सिक्योरिटी. ओके, सो द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ risk management committee shall be defined by board of directors, and also the risk management committee is entitled to review the risk management plan of the company. The next telling that the provision of this regulation shall be applicable to top 500 listed entities.
determined on the basis of market cap as at the end of immediate previous financial year. देखिए ये जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी था इसमें फोकस करने का बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या फोकस करने का पॉइंट है, अगर आपको याद होगा स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी या नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी, वहाँ पे ऐसा रिक्वायरमेंट था दैट एवरी लिस्टेड एंटिटी शैल फॉर्म दिस कमेटी, ठीक है। बट इन केस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ओनली टॉप 500 listed entity is required to form this committee, right? वन मोर थिंग, जैसे नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में ऐसा रिक्वायरमेंट था कि जो भी मेंबर होंगे वो नॉन एग्जेक्टिव होंगे, ठीक है। और ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में भी था, बट नॉन एग्जेक्टिव मेंबर होने का रिक्वायरमेंट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो प्रोसीजर्स हैं ना इतने, ये पीरियडिकली रिव्यू होंगे टू इंश्योर दैट एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहे हैं रिस्क थ्रू मीन्स ऑफ प्रॉपरली डिफाइंड फ्रेमवर्क। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूटिव जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोल कर रहे हैं रिस्क को, राइट। सो अ मेजॉरिटी ऑफ दिस कमिटी विल बी द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी में बी ऑल्सो बी मेंबर्स ऑफ द कमिटी, ठीक है। मतलब कि जो सीनियर मैनेजमेंट होंगे वो भी मेंबर्स हो सकते हैं, बट द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी शैल बी द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो दिस वाज रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके रिक्वायरमेंट में कुछ डिफरेंस है एज कम्पेयर टू स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एंड नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। सो नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन रेगुलेशन 32 और पार्ट सी ऑफ शेड्यूल 2। देखिए ये डेविएशन वर्ड का मतलब आपको पता है, कहीं भी अगर डिफरेंस आ जाए या वेरिएशन हो जाए, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है वर्ड वेरिएशन, ठीक है। कहता है कि जो भी लिस्टेड एंटिटी है उनको सबमिट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर पब्लिक इशू, राइट इशू एंड प्रेफरेंशियल इशू। क्वार्टरली बेसिस पे पब्लिक इशू, राइट इशू और प्रेफरेंशियल इशू के केस में एक लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना है टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए क्या स्टेटमेंट होगा, इंडिकेटिंग डेविएशंस इफ एनी इन द यूज ऑफ प्रोसीड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। I told you already that whenever there is the fund raised from public issue, right issue or preferential issue or any kind of issue, then there is some dedicated use of that fund, okay, and that dedicated use is being stated in the offer document or prospectus। तो कभी कंपनी अगर ऐसे करती कि वो जो डेडिकेटेड यूज़ था ना, वो जो डिसाइडेड यूज़ था, अगर उससे कहीं और यूज़ किए है तो दैट इज़ ओनली कॉल द डेविएशन विच इज़ गोइंग टू रिपोर्टेड हियर, ओके। तो वही कह रहा है कि इंडिकेटिंग द डेविएशंस इफ एनी इन द यूज़ ऑफ प्रोसीड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, मीन्स आपने जो डेडिकेटेड यूज़ लिखा था, आपने जो ऑब्जेक्ट लिखा था कि हम इस ऑब्जेक्ट के लिए ये फंड को रेज कर रहे हैं, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस फॉर द जनरल मीटिंग एज एप्लीकेबल। दैट मीन्स इधर वो ऑब्जेक्ट आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया हो या फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग में मेंशन किया गया हो, उसमें अगर कोई डेविएशन है तो यू नीड टू इंडिकेट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आपको कैटेगरी वाइज वेरिएशन बताना होगा, दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना डिफरेंस आया, सेल्स मार्केटिंग में कितना डिफरेंस आया, ओके। सी इंडिकेटिंग कैटेगरी वाइज वेरिएशन बिटवीन प्रोजेक्टेड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मेड बाय इट इन इट्स ऑफर डॉक्यूमेंट या फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एंड द एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मीन्स क्या आपका प्रोजेक्टेड था और क्या आपने एक्चुअली यूटिलाइज किया, यू हैव टू स्टेट दैट कैटेगरी वाइज। Now the next point says that the statement, ये जो statement of deviation है shall be continued to be given till such time the issue proceeds have been fully utilized or the purpose for which these proceeds were raised has been achieved। ये जो statement of deviation है under regulation 32, ये आपको तब तक सबमिट करना है till the time the issue proceeds have been fully utilized, या तो जो जिस पर्पज़ से उसे रेज किया गया था वो अचीव हो जाए। Now, where an entity has raised funds through preferential allotment or qualified institutional placement, the listed entity shall disclose every year the utilization of such fund during that year in its annual report until such funds are fully utilized। This means where the issue pertains to preferential allotment या फिर qualified institutional placement किया गया होगा, जहाँ हम लोग qualified institutions को सिर्फ शेयर अलॉट करते हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल, इन दैट केस एवरी ईयर द लिस्टेड एंटिटी नीड टू डिस्क्लोज द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फंड ड्यूरिंग दैट ईयर इन इट्स एनुअल रिपोर्ट एंड सच डिस्क्लोजर इज टू बी मेड अंटिल सच फंड्स आर फुली यूटिलाइज्ड।
आफ्टर दिस ये पॉइंट हम लोगों ने रोल ऑफ ऑडिट कमेटी में भी देखा था पहले, दैट ऑडिट कमेटी को मैंडेटली रिव्यू करना है क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन इंक्लूडिंग रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी इफ एप्लीकेबल, दैट इज सबमिटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 32, एंड एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड यूटिलाइज्ड फॉर पर्पस अदर देन दोज स्टेटेड इन ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस या नोटिस। प्रोस्पेक्टस, नोटिस या ऑफर डॉक्यूमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था दैट आई एम रेजिंग फंड फॉर दिस ऑब्जेक्ट, अगर उसके अलावा अदर देन दोज स्टेटेड इन ऑफर डॉक्यूमेंट अगर किसी पर्पस से यूज़ हुआ है तो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ दोज फंड द ऑडिट कमेटी नीड टू चेक प्रॉपरली। इसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स रेगुलेशन 36। ओके, कहता है इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर या री अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर द शेयर होल्डर मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कभी भी अगर न्यू अपॉइंटमेंट हुआ या री अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हुआ तो शेयर होल्डर को हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। लेट्स सी व्हाट आर दोज इन्फॉर्मेशन। या अ ब्रीफ रिज्यूमे ऑफ द डायरेक्टर मीन्स बायोडेटा काइंड ऑफ थिंग, नेचर ऑफ हिज एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज, किस एरिया में वो एक्सपर्ट है, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर्स इंटर से, मतलब डायरेक्टर्स का आपस में रिलेशन क्या है, दैट is also need to disclose to the shareholders. After this you also need to disclose the name of listed entity जिसमें वो डायरेक्टर है और जहाँ पे वो कमिटीज़ के मेंबर है। ओके, बिकॉज देर आर लिमिट ऑन होल्डिंग डायरेक्टरशिप एज वेल एज membership of the committee, right, if you remember. So that's why we need to inform those information to shareholder of the company in case of appointment or reappointment of a director. Shareholding of नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, अगर कोई नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स है तो उनका शेयर होल्डिंग क्या है लिस्टेड एंटिटी में। दिस टोटल 5 information वी नीड टू प्रोवाइड टू द शेयर होल्डर्स। Now the auditor should ascertain from the communication sent whether in case of appointment of a new director or reappointment of director, the shareholder have been provided with the information stipulated above. अब ये तो रिक्वायरमेंट है कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, बट ऑडिटर को ये ascertain करना है दैट ये जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर होल्डर को दिया गया है भी या नहीं, राइट। या नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर और ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन ऑफ सिक्योरिटीज गवर्न बाय रेगुलेशन 40. This regulation required that the power of transfer of security is to be delegated by board of directors to committee or compliance officer, that is CS, or to registrar to an issue or share transfer agent. Means listed entity की securities को जो transfer करने की power है that would be delegated to, or we can say transferred to CS or the registrar to an issue of the company या company के जो भी share transfer agent है। Okay. However, the board of directors or delegated authority shall attend to the formalities pertaining to transfer of security at least once in a fortnight. Means देखिए जो पावर है वो तो डेलीगेट हो गया, ओके, बट स्टिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल डेली, मतलब वो एक बार तो देखेंगे कि वॉट एवर द फॉर्मेलिटीज दैट पर्टेन्स टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बिंग कंप्लाइड और नॉट। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस डेलीगेट कर देना और भूल जाना है। Now it may be noted that the delegated authority shall report on transfer of security to the board of directors in each meeting. ये जिनको भी डेलीगेट किया जाएगा ना, ही दे विल रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अबाउट द स्टेटस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इन एवरी मीटिंग। सो दिस वाज द रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ द सिक्योरिटी। अब ऑडिटर को एसर्टेन करना है दैट ऐसा हुआ है या नहीं। सी ऑडिटर विल अगेन एसर्टेन फ्रॉम द मिनट्स बुक, ओके, दैट वेदर द लिस्टेड एंटिटी ने डेलीगेट किया है कि नहीं पावर ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कमिटी, टू रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट। The auditor should also verify from the records maintained to ascertain whether delegated authority has attended to share transfer formalities at least once in a fortnight. देखिए जो भी ऊपर यहाँ पे दिया हुआ था रिक्वायरमेंट, बस सेम चीज़ यहाँ पे ऑडिटर चेक कर रहा है। तो ऑडिटर में वेरीफाई वेदर एनी ट्रांसफर रिक्वेस्ट आर पेंडिंग फॉर मोर देन अ फोर्टनाइट एंड आर नॉट अटेंडेड टू इन टर्म्स ऑफ दिस रेगुलेशन। कहता है कि मीन्स ऑडिटर विल ऑल्सो चेक दैट कोई ऐसा ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी का रिक्वेस्ट तो नहीं है जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, या फिर वो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन उसका ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। आफ्टर दिस आ गया कंप्लायंस सर्टिफिकेट पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 2। कहता है जो CEO होंगे और CFO होंगे उनको सर्टिफाई करना पड़ेगा टू द बोर्ड दैट दे हैव रिव्यूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड दैट टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ। सी यहाँ पे ना CEO जो है, CEO और CFO ये सर्टिफाई कर रहे हैं बोर्ड को कि CEO और CFO ने रिव्यू कर लिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उनके बेस्ट नॉलेज और बिलीफ में ये जो बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को उन्होंने रिव्यू किया है, इट डू नॉट कंटेन एनी मटेरियली अनट्रू स्टेटमेंट और ओमिट एनी मटेरियल फैक्ट और कंटेन स्टेटमेंट दैट माइट बी मिसलीडिंग। मतलब
वो जो बैलेंस शीट है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो CEO और CFO ने रिव्यू किया, दैट इज़ बिल्कुल ट्रू एंड फेयर। कोई भी मटेरियली अनट्रू स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी मटेरियल फैक्ट वहाँ से ओमिट नहीं हुआ है, ओके, या उसमें कोई भी ऐसा स्टेटमेंट कंटेन नहीं है जो कि मिसलीडिंग हो, करेक्ट। इसके अलावा दीज स्टेटमेंट टुगेदर प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज अफेयर्स एंड आर इन कंप्लायंस विद एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। फर्दर एक और बात सर्टिफाई करना है CEO और CFO को, दैट जो बैलेंस शीट और कैश फ्लो हम लोगों ने रिव्यू किया है वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है और सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लायंस हुए और सारे लॉ एंड रेगुलेशन से प्रॉपरली कंप्लायंस हुआ है। सो दिस टू सर्टिफिकेशन पर्टेन्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आई कैन से बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, ठीक है। उसके बाद कुछ और सर्टिफिकेशन CEO और CFO को देना है, दैट टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ नो ट्रांजेक्शन इंटर्ड इनटू बाय लिस्टेड एंटिटी ड्यूरिंग द ईयर जो कि फ्रॉडलेंट हो, इलीगल हो या वायलेटिव ऑफ द लिस्टेड एंटिटी कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। कुछ भी फ्रॉड वाली ट्रांजैक्शन, इलीगल ट्रांजैक्शन या कोई भी एंटिटी के कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने वाले ट्रांजैक्शन इंटर नहीं किए गए हैं। The CEO and CFO also have to accept responsibility for establishing and maintaining internal control for financial reporting and that they have evaluated the effectiveness of internal control systems of the listed entity pertaining to financial reporting। देखिए उनको ये भी सर्टिफाई करना है दैट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक अच्छा सा इंटरनल कंट्रोल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इस्टेब्लिश करें। इंटरनल कंट्रोल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मीन्स एक ऐसा पॉलिसी इस्टेब्लिश करना जो कि उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छे से हो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के प्रोसेस में कोई फ्रॉड ना हो, किसी तरह का मिस स्टेटमेंट ना हो, दैट इज़ ओनली कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और उनको ये भी सर्टिफाई करना है कि उन्होंने चेक कर लिया है, इवेलुएट कर लिया है इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द लिस्टेड एंटिटी पर्टेनिंग टू financial reporting and they have disclosed to the auditors and the audit committee deficiencies in the design or operation of internal control। इंटरनल कंट्रोल को इवेलुएट करने के बाद यहाँ पर जो इवेलुएट किए ना इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उनको अगर कुछ डेफिशिएंसीज दिखी है इन द डिज़ाइन और ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल में तो उन्होंने डिस्क्लोज किया है ऑडिटर को और ऑडिट कमेटी को, ठीक है। if any of which they are aware and the steps they have taken or proposed to take the rectify these deficiency। उस deficiency को rectify करने के लिए जो steps ले रहे हैं वो भी उनको disclose करना है। disclose to whom? auditor and audit committee। उसके बाद है they have indicated to the auditors and audit committee, उनको ये भी certify करना है कि that they have indicated to the auditor and audit committee if there are any significant changes in internal control over financial reporting during the year। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो इंटरनल कंट्रोल है उसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस थे, तो वो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज ड्यूरिंग द ईयर एंड एट द सेम हैव बीन डिस्क्लोज इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ़ यू नो इन द नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ देयर इज एनी चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर सच चेंजेस नीड टू बी डिस्क्लोज देयर, ओके। तो ये जो चेंजेस किए गए हैं सिग्निफिकेंट चेंजेस होने चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी में। दिस ऑल्सो इंडिकेटेड टू द ऑडिटर एंड ऑडिट कमिटी। एंड थर्ड थिंग इज इंस्टेंसेस ऑफ सिग्निफिकेंट फ्रॉड, जो भी फ्रॉड हुआ है हम लोगों ने इंडिकेट कर दिया है। ऑफिस दे बिकम अवेयर एंड द इन्वॉल्वमेंट देयर इन, इफ मतलब कोई मैनेजमेंट या कोई एम्प्लॉय अगर वहाँ मिले हो तो वो भी बताना है, राइट। हैविंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन द लिस्टेड एंटिटी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दैट मीन्स कोई ऐसे मैनेजमेंट थे या एम्प्लॉय थे जिनका सिग्निफिकेंट रोल था लिस्टेड एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल में और वो फ्रॉड में भी इन्वॉल्व थे, तो ऐसे इंसान का नाम बताना है किनको, ऑडिटर को और ऑडिट कमेटी को। आफ्टर दिस पार्ट बी जो है शेड्यूल 2 का, दैट क्लियरली ब्रिंग्स आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू द CEO एंड CFO इज इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये पार्ट भी कहता है कि CEO और CFO का पक्का बिल्कुल श्योर शॉर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उनका जो प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपरली हो। नेक्स्ट इट इज सेम थिंग दैट कंप्लायंस सर्टिफिकेट हैज़ टू असर्ट दैट दे हैव इवेल्युएटेड द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और लिस्टेड एंटिटी पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अभी मैंने बोला ना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती ही है CEO एंड CFO की टू इम्प्लीमेंट एंड एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनता है कि वो फिर इवेल्युएट करे इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट होगा ना उसमें ही नीड टू असर्ट, दैट मीन्स उनको स्पेसिफाई करना है प्रॉपरली।
उसके बाद कंप्लायंस सर्टिफिकेट में ये भी स्टेट करना है कि मैनर इन विच डेफिशिएंसीज इन द डिज़ाइन और ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल हैज़ बीन डिस्क्लोज टू द ऑडिटर एंड ऑडिट कमिटी। लाइक हम लोगों ने पढ़ा अभी कि कुछ डेफिशिएंसीज अगर होते हैं इंटरनल कंट्रोल में, वो ऑडिटर और ऑडिट कमेटी को डिस्क्लोज किए जाते हैं। तो कंप्लायंस सर्टिफिकेट में आपको बताना है कि किस मैनर में आपने वो डेफिशिएंसी को डिस्क्लोज किया ऑडिटर को, राइट। After that, compliance certificate will also state the steps they have taken or proposed to take rectify this deficiency in design or operation of such internal control pertaining to financial reporting. Same बात है, जो भी deficiency है, how you are rectifying that. Those steps will also need to be disclosed in the compliance certificate. So let's head to the next page. In the context of internal controls, the auditor should ensure that, see, अब तक हम लोगों ने देखा that internal controls से related responsibility, उसको implement करने की responsibility, इवेल्युएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, और वी कैन से CEO CFO की होती है. नाउ इट इज रिटन दैट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल द ऑडिटर शुड इंश्योर दैट. नाउ व्हाट ऑडिटर हैव टू इंश्योर फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू. So the first thing that auditor need to ensure that whether management has instituted an internal control framework with respect to financial reporting. कंट्रोल्स नहीं होगा यहाँ पे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है. मीन्स मैनेजमेंट जो है उन्होंने इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंट किया है या नहीं अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के लिए. द फ्रेमवर्क शुड बी एग्जामिन्ड, उस फ्रेमवर्क को चेक करेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्रिएटेड फॉर ईच सिग्निफिकेंट प्रोसेस. हर सिग्निफिकेंट प्रोसेस का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, बिकॉज व्हेन देयर विल बी डॉक्यूमेंटेशन ना देयर विल बी सम ट्रेल, राइट. और ट्रेल रहने से ही पता चलता है दैट किसी कौन सा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या उसका सोर्स था, एंड एवरीथिंग. प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड रिस्क एंड मिटिगेटिंग कंट्रोल. He has further examined whether the assessment process followed for evaluation of control is reasonable. देखिए हम लोगों ने किया था ना डिस्कस दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट और CEO CFO टू इवेलुएट देयर कंट्रोल्स. पहले तो इम्प्लीमेंट करना है, फिर उनको इवेलुएट करना है अपना कंट्रोल. तो हम लोग ये देखेंगे कि वो जो अपना कंट्रोल को इवेलुएट करने के लिए जो असेसमेंट प्रोसेस अडॉप्ट की है वो रीजनेबल है या नहीं. दैट मीन्स वेदर दे आर इवेलुएटिंग प्रॉपरली और नॉट. And there is a process by which significant deficiencies as well as steps taken to correct them is communicated to the audit committee and to the auditors. Means कंपनी में या लिस्टेड एंटिटी में ऐसा प्रोसेस है या नहीं जो कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी या जो भी स्टेप्स लिया जा रहा है टू करेक्ट देम इज कम्युनिकेटेड टू ऑडिटर और द ऑडिट कमिटी. Other than this, he should also examine whether a process exists in the listed entity whereby all significant changes in accounting policy and system internal control are communicated to audit committee and auditors. See, ऐसा रिक्वायरमेंट था ना दैट कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर चेंजेज हो, या किसी इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम में चेंज हो तो वो कम्युनिकेट करना है ऑडिट कमेटी और ऑडिटर को. तो ऑडिटर वही एग्जामिन करेगा कि ऐसा कोई प्रोसेस एग्जिस्ट करता है या नहीं इन द लिस्टेड एंटिटी. Now the auditor should examine the adequacy of the process followed for issuing the compliance certificate and should review the same in regard to matters stated above and the consideration of the same by the audit committee. For this purpose, he should refer to the minutes of the audit committee meetings. कहता है कि ऑडिटर चेक करेगा कि प्रोसेस क्या फॉलो हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट. जिस चीज़ का कंप्लायंस को सर्टिफाई करना है वेदर एवरीथिंग इज कंटेंट इन दैट सर्टिफिकेट और नॉट, और प्रॉपर कंट्रोल्स है या नहीं. ऐसा तो नहीं है कि दैट सर्टिफिकेट इज गेट मैनिपुलेटेड बाय सम पर्सन, राइट. ऑल दिस थिंग द ऑडिटर विल चेक. In situations where negative or adverse comment or exclusion or disclaimers are contained in the compliance certificate, auditor should take cognizance of the same in the audit report and the certificate of compliance of condition of corporate governance. कहता है कि ये जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट है ना, इसमें अगर कुछ नेगेटिव या कुछ एडवर्स कमेंट होगा किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन दैट सर्टिफिकेट. तो ऑडिटर विल कंसिडर दैट इन देयर ऑडिट रिपोर्ट. ओके, दैट उस पॉइंट का अगर इफेक्ट उसके ऑडिट रिपोर्ट में हो रहा होगा ना, तो ऑडिटर विल श्योरली कंसिडर दैट एंड ऑल्सो सी दैट वेदर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस ऑफ कंडीशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उसे इंक्लूड किया गया है या नहीं. बिकॉज इफ देयर आर एनीथिंग दैट इज नेगेटिव इन कंप्लायंस सर्टिफिकेट दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग विथ कंप्लायंस, राइट. तो ऑब्वियसली सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस ऑफ कंडीशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे भी उसका असर जरूर पड़ेगा. ओके, द नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्क्लोजर्स मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्ट बाय शेड्यूल 5. कहता है कि एज पर द डायरेक्टर्स रिपोर्ट और एज एन एडिशन देयर टू, मतलब या तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट के साथ, डायरेक्टर्स रिपोर्ट मतलब क्या, सेक्शन 134 ऑफ कंपनीज एक्ट में जो बोला हुआ है, ठीक है, उस रिपोर्ट के साथ, या एज अ एडिशन देयर टू मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर. ये जो मैनेजमेंट की डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट है ना, ये एनुअल रिपोर्ट में जाती है शेयर होल्डर के पास, या तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट के साथ जाए या तो उसके एडिशन में जाए.
Now, this management discussion and analysis should include discussion on the following matters within the limits set by the company competitive position. Now, here are the matters on which the management mandatorily discusses and includes their discussion in the report. So, the first matter is industry structure or skill development. Second thing is what are the opportunities and threats. Then segment wise or product wise performance of the company, outlook, risk and concerns, internal control system, discussion on financial performance with respect to operational performance, material development in HR, industrial relation, including number of people employed, details of significant changes, that is if changes of 25% or more compared to the immediately financial year in key, इधर होगा की फाइनेंशियल रेशियोज, मीन्स अगर किसी की फाइनेंशियल रेशियो में मोर देन 25% की चेंजेस आई है तो डिटेल्स ऑफ एनी चेंज इन रिटर्न ऑन नेट वर्थ एज कम्पेयर टू द इमीडिएटली प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अलॉन्ग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देयर ऑफ. अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ में कुछ चेंजेज हैं जो कि मीन्स एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. और ये जो पॉइंट था इसका हाफ कट उधर है, ये वाला दैट कोई सिग्निफिकेंट चेंजेज हुआ है दैट मीन्स 25% और मोर इन द फाइनेंशियल रेशियोज अलॉन्ग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. मीन्स ये जो चेंजेज होगा फाइनेंशियल रेशियो में, यू ऑल्सो नीड टू एक्सप्लेन दैट. एंड द रेशियोज आर डेटर्स टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये सब लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी काइंड ऑफ रेशियो है. ठीक है, ओके. इन नेक्स्ट पैरा इट इज टेलिंग दैट द अबव इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय द मैनेजमेंट, दैट इज़ ये मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट में जितने भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा इज लाइकली टू इंक्लूड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, मीन्स सम इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट पर्टेन्स टू फाइनेंशियल. लाइक हम लोगों ने देखा कि अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, ठीक है, आउटलुक, इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट में रहता है दैट कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विच में बी आउटसाइड द ऑडिटर्स एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़. अब जहाँ पे भी फाइनेंशियल से बाहर का कोई मीन्स ऐसा कोई फैक्ट्स या फिगर्स आते हैं दैट इज़ नॉट in the area of expertise of auditor. So in that case, in such situation, the auditor may keep in mind that SA 315 says that he is only required to review the compliance with disclosure requirement and not verify the particular facts as disclosed by management. See, SA 315 है ना अपना, ये साफ कहता है that auditor is required to review the compliance with disclosure requirement, that जो भी disclosure करना था वो आपने किया या नहीं, वो अगला उसके नंबर में नहीं जाएगा. सपोज कुछ आउटलुक दिया होगा या कुछ इंडस्ट्री से कंपैरिजन किया होगा, कुछ भी ऐसा नॉन फाइनेंशियल फैक्ट्स काइंड ऑफ थिंग अगर होगा ना, तो वी आर नॉट हियर टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ दैट फैक्ट. ओके, वी विल ओनली सी द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एंड वी आर नॉट हियर टू वेरीफाई द पर्टिकुलर फैक्ट एज डिस्क्लोज बाय द मैनेजमेंट. ठीक है, कहते हैं द ऑडिटर शुड एसर्टेन दैट सेगमेंट वाइज या प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस इज कंसिस्टेंट विथ व्हाट इज रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइंग विथ AS 17. सी AS 17 और यू कैन से इंड AS 108 में सेगमेंट रिपोर्टिंग होता है. सेगमेंट रिपोर्टिंग मीन्स प्रोडक्ट वाइज रिपोर्टिंग, या उनका जो एक सेगमेंट है ना प्रोडक्ट्स का, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्टिंग हो रहा है या नहीं. तो जो ये मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट में सेगमेंट वाइज या प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस का रिपोर्टिंग होगा ना, उस तरह से ही फाइनेंशियल में ये AS 17 का कंप्लायंस या इंड AS 108 का कंप्लायंस होना चाहिए. ठीक है, तो वही कह रहा है कि मतलब एक तरह से कोरिलेट करने के लिए कि कहीं डेटा मैनिपुलेट तो नहीं हुआ. बिकॉज अगर कोई एक तरह का डेटा दो जगह जा रहा है, एक तरह का डेटा दो जगह जा रहा है, तो वो दोनों जगह सेम होगा ना, राइट. सो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेल बट दैट द ऑडिटर नीड टू मैच. द नेक्स्ट हेडिंग इज अदर डिस्क्लोजर्स अंडर LODR रेगुलेशंस. कुछ अदर डिस्क्लोजर्स है, आइए देखें. पहला है डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी गवर्न बाय रेगुलेशन 4. कहता है लिस्टेड एंटिटी इंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑन ऑल मटेरियल मैटर्स. ठीक है, अब मटेरियल मैटर्स मीन्स व्हाट, इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल सिचुएशन, परफॉर्मेंस, ओनरशिप, गवर्नेंस ऑफ द लिस्टेड एंटिटी इन द फॉलोइंग मैनर. ठीक है, इन सब मैटर पे एक्यूरेट डिस्क्लोजर होना चाहिए. पहला मैटर क्या है, इन्फॉर्मेशन शैल बी प्रिपेयर्ड एंड डिस्क्लोज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल disclosure. It mean to say that whatever disclosure we will do on material matters ना, it should be prepared and disclosed in accordance with prescribed standards. Means वो बिल्कुल तरीका से होना चाहिए. उसके बाद channels for disseminating information should provide for equal, timely and cost efficient access to relevant information by users. हम जो भी डिस्क्लोजर करेंगे वो आप अगर कुछ डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है, तो मीन्स सपोज आपने अपने वेबसाइट के थ्रू डिसेमिनेट किया. डिसेमिनेट करना मतलब होता है फैलाना या पहुंचाना किसी के पास. ठीक है, तो फ्रॉम विच चैनल यू आर डिसेमिनेटिंग, प्लस
आप जैसे भी उसे डिसेमिनेट करो, इट शुड प्रोवाइड इक्वल टाइमली एंड एक कॉस्ट एफिशिएंट एक्सेस टू रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बाय यूजर्स। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ डिस्क्लोज कर रहे हो और उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा ही चार्ज कर रहे हो, राइट। उसके बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग शैल बी मेंटेन एक्सप्लिसिटली रिकॉर्डिंग डिसेंटिंग ओपिनियंस इफ एनी। कहते हैं कि मीटिंग्स के जो मिनट्स बनेंगे ना, उसमें आपको रिकॉर्ड करना है डिसेंटिंग ओपिनियंस भी। डिसेंटिंग ओपिनियन मीन्स अगर मान लीजिए किसी कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है तो उस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट जितने भी ओपिनियन थे ना, वो भी आपको रिकॉर्ड करना है, राइट। सो डैट एक प्रॉपर कंसिडर किया जाए दैट कॉन्ट्रारी व्यू क्या है इसका, जिस पॉइंट पे रिजोल्यूशन पास हुआ है। उसके बाद आता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर गवर्न बाय रेगुलेशन 23, 27, 46 एंड शेड्यूल 5। दिस पैरा सेज दैट लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना होगा क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद इन 15 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ क्वार्टर। ये क्या था? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना है, लिस्टेड एंटिटी सबमिट करेगी क्या? क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हर एक क्वार्टर में कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबमिट करेगी लिस्टेड एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज को, ओके, इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। एंड व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन? विद इन 15 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ क्वार्टर। तो उसमें डिटेल्स ऑफ ऑल मटेरियल ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी शैल बी डिस्क्लोज देयर इन। जितने भी मटेरियल ट्रांजेक्शन हुए होंगे ना रिलेटेड पार्टी के साथ, उस क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट में डिस्क्लोज किया जाएगा। उस रिपोर्ट को साइन करेंगे इधर कंप्लायंस ऑफिसर मतलब अपने CS या तो CEO ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। कंपनी शैल डिस्क्लोज द पॉलिसी ऑन डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऑन इट्स वेबसाइट एंड अ वेब लिंक देयर टू बी शैल बी प्रोवाइडेड इन एनुअल रिपोर्ट। कंपनी को डिस्क्लोज करना है कि उनकी पॉलिसी क्या है इन मीन्स विद रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अपने वेबसाइट पे उनको ये पॉलिसी डिस्क्लोज करना है, प्लस उसका लिंक देना है उनको एनुअल रिपोर्ट में, ठीक है। अब कहता है लिस्टेड एंटिटी शैल ऑल्सो डिस्क्लोज द ट्रांजेक्शन विथ एनी पर्सन और एंटिटी बिलोंगिंग टू द प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप विच होल्ड्स 10% और मोर शेयर होल्डिंग इन द लिस्टेड एंटिटी। लिस्टेड एंटिटी को ये भी डिस्क्लोज करना है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के हैं, उससे बिलोंग करते हैं, जो कि 10% और मीन्स प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के हैं प्लस 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग उनका लिस्टेड एंटिटी में है। The nature of such transaction need to be disclosed by listed entity in the format prescribed in the relevant accounting standard for annual results. Okay, the next para says that listed entities shall submit within 30 days from the date of publication of its standalone and consolidated financial result for the half year. कहता है कि लिस्टेड एंटिटी को कुछ सबमिट करना है विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स उनके स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के पब्लिश होने के विद इन 30 days उनको कुछ सबमिट करना है, ठीक है। क्या सबमिट करना है? डिस्क्लोजर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड इन रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनुअल रिजल्ट टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड पब्लिश द सेम ऑन इट्स वेबसाइट। जैसे ओल्ड एस 18 में आता था ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई किया गया है ना, तो विद इन 30 day ऑफ पब्लिकेशन ऑफ स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आपको सबमिट करना है टू द स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करना है और पब्लिश द सेम ऑन इट्स वेबसाइट। द नेक्स्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गवर्न्ड बाय शेड्यूल 5। See, wherein the preparation of financial statement or treatment different from that prescribed in accounting standard has been followed. See, generally तो when we prepare our financial statement we adopt all the treatments as specified in the accounting standards. But कभी अगर ऐसा किया हो that sorry one second हाँ, कभी अगर ऐसा किया हो that a treatment different from that prescribed in AS has been followed, the fact shall be disclosed in financial statement together with the management's explanation कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा क्यों लगा कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करने से मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अंडरलाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप मेरे रिक्वायरमेंट से बाहर तभी जाइए जब आपको ऐसा लगे कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करने से अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मोर ट्रू एंड फेयर व्यू देने लगेगा, ओके। तो उसका रीजनिंग पूछना है कि मैनेजमेंट को ऐसा क्यों लगा, वाई इट बिलीव्स दैट अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अंडरलाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। कहता है इन दिस रिगार्ड ऑडिटर शुड रेफर टू सेक्शन 133, 34 एंड 43 ऑफ कंपनीज एक्ट। ऑल्सो द ऑडिटर शुड रेफर टू
कंप्लायंस सर्टिफिकेट इशूड इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 17। मतलब इतने सेक्शन का रेफरेंस लेना है और कंप्लायंस सर्टिफिकेट का भी ध्यान रखना है ऑडिटर को। इन विच रिगार्ड, इन केस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। द नेक्स्ट डिस्क्लोजर पर्टेन्स टू सेक्सुअल हरासमेंट। ये गंदे लोगों के बारे में डिस्क्लोज करना है दैट अमॉन्ग्स्ट अदर मैटर्स फॉलोइंग शुड बी डिस्क्लोज इन द सेक्शन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ एनुअल रिपोर्ट। अपने एनुअल रिपोर्ट में जो सेक्शन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है वहाँ पे गंदे लोगों के बारे में हम डिस्क्लोज करेंगे कि कितना कंप्लेंट्स फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स डिस्पोज्ड ऑफ और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पेंडिंग एज ऑन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद आते हैं रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 27 एंड शेड्यूल 2। सी, this section says that listed entity shall submit a quarterly compliance report on corporate governance in the format specified by board from time to time to recognized stock exchange within 50 days from the close of quarter। ये भी पहले भी हम लोगों ने देखा था दैट क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करना है टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज विद इन 50 डेज ऑफ द विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ क्वार्टर। और वो रिपोर्ट को साइन करेंगे कंप्लायंस ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। ये सेम थिंग क्यों रिपीट कर दिया है बार बार, पता नहीं। अब ऑडिटर को यह एसर्टेन करना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव इंक्लूडेड इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी अ सेपरेट सेक्शन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद अ डिटेल्ड कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखिए, अपना जो एनुअल रिपोर्ट होता है ना, उसमें एक सेपरेट सेक्शन बनता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का और उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड सारा चीज़ इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो सेम थिंग इट इज टेलिंग दैट ऑडिटर को एसर्टेन करना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंक्लूड किया है कि नहीं एनुअल रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन ऑन कॉर्पोरेट governance with a detailed compliance report on corporate governance. Any data in the report on corporate governance should not be inconsistent with that contained in financial statement. If you remember, बहुत जगह हम लोगों ने देखा, जैसे सेगमेंट रिपोर्टिंग के केस में देखे थे कि अगर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट में कुछ सेगमेंट वाइज या प्रोडक्ट वाइज डिस्क्लोज कर रहे हैं ना, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में AS 17 के अकॉर्डिंग उस चीज़ को डिस्क्लोज किया होगा तो वो सेम होना चाहिए। जो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर एक ही चीज़ दो जगह डिस्क्लोज हो रहा है तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, राइट। तो ये ऑडिटर को ध्यान रखना है कि कुछ भी रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो जा रहा है ना डेटा, वो इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए विद दैट कंटेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी इस चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आइडिया लगेगा दैट उस रिपोर्ट में क्या क्या आता है। नेक्स्ट थिंग इज ऑडिटर्स सर्टिफिकेट। See, here the certification requirement is like as per schedule 5, a listed entity shall obtain a compliance certificate from either the auditors or practicing company secretary regarding compliance of condition of corporate governance and shall annex it to the director's report। कहते हैं वो जो सर्टिफिकेट होता था ना, हम लोगों ने किया था डिस्कस दैट कंप्लायंस ऑफ कंडीशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अ सर्टिफिकेट दैट ऑल द कंडीशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज़ बीन कंप्लाइड विथ। ये जो सर्टिफिकेट है या तो हम ऑडिटर से लेंगे या तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से लेंगे और उसे अटैच कर देंगे डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। नाउ इट इज टेलिंग दैट उस सर्टिफिकेट में कुछ एडवर्स या क्वालिफाइड स्टेटमेंट हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। सम सिचुएशन में रिक्वायर एन एडवर्स और क्वालिफाइड स्टेटमेंट और अ डिस्क्लोजर विदाउट नेसेसरली मेकिंग इट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्वालिफिकेशन इन द ऑडिटर सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखिए, ये सब कुछ रिक्वायरमेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। इस मैटर पे कुछ एडवर्स या क्वालिफाइड स्टेटमेंट आ सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इज लेस देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट कमिटी इज नॉट सेटअप। देखिए, 50% से ज़्यादा होना चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट कम है। मतलब दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये जो है ये एग्जाम्पल्स है अबाउट द दिस एडवर्स और क्वालिफाइड स्टेटमेंट। ऐसा हो सकता है कि चेयरमैन जो है ऑडिट कमेटी के वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, बट एज पर एलओडीआर रेगुलेशन वो होने चाहिए। ऑडिट कमेटी डज नॉट मीट 4 times a year। ऑडिट कमेटी को 4 times a year मीटिंग करना है, बट वो नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। तो दीज वर द केसेस वेयर एडवर्स और क्वालिफाइड स्टेटमेंट मे बी देयर। सिमिलरली यहाँ भी 2 एग्जाम्पल है दैट इन्फॉर्मेशन ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट इज नीदर पुट ऑन द लिस्टेड एंटिटी वेबसाइट। क्वार्टरली रिजल्ट को वेबसाइट पे नहीं पोस्ट किया गया, ना ही उनको सेंटिनो फॉर्म्स और ट्यूनेबल स्टॉक एक्सचेंज विद द एंटिटी सिक्योरिटी आर लिस्टेड। देखिए, क्या होता है कि क्वार्टरली स्टेटमेंट होता है ना, क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब लिस्टेड एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज को सेंड करता है तो स्टॉक एक्सचेंज अपने वेबसाइट पे उसे लगाता है, ठीक है, दैट इस कंपनी का एनुअल रिजल्ट आया है, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं सेंड किया गया। या पावर ऑफ शेयर ट्रांसफर इज नॉट डेलीगेटेड टू एन ऑफिसर और कमिटी और टू द रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था दैट
ये जो मैनेजमेंट होते हैं वो डेलीगेट कर देते हैं अथॉरिटी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टू कंपनी सेक्रेटरी और शेयर ट्रांसफर एजेंट और रजिस्ट्रार टू एन इशू। तो ऐसा अगर नहीं हुआ है तो ये सब क्वालिफाइड स्टेटमेंट बनेगा ऑडिटर के सर्टिफिकेट में। इसके बाद ये लास्ट में केस स्टडीज़ दिया हुआ है, चैप्टर आप लोगों का समझा हुआ है प्रॉपरली, आप लोग बेटर सॉल्व कर सकते हैं, मुझसे भी बेटर, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिएगा। और ये ऑडिटर सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, काफ़ी नॉलेजेबल है। और वो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का था रिपोर्ट की मिनिमम इन्फॉर्मेशन क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना चाहिए टू बी प्लेस्ड बिफोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, इसको एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें कवर किए गए। मैक्सिमम पॉइंट वही होगा जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, ओके। और फिर है टेस्ट योर नॉलेज, थियोरेटिकल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारा कुछ कवर कर लीजिए, हो गया है चैप्टर डन। So guys, this was the chapter Audit Committee and Corporate Governance. We have discussed a lot about Audit Committee, Corporate Governance in LODR regulation, what is in Companies Act and other regulation, disclosures and everything which a corporate can do to govern his operations properly, taking into account shareholders, stakeholders interest, right? So done from my side. Thank you so much, thanks for listening.